जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, थोरी का एक टुकड़ा जो 40 सेंटीमीटर लंबा है, इसे 3 टुकड़े में काटा जाता है। सबसे लंबा टुकड़ा मध्य आकार के टुकड़े से 3 गुना और लंबा है, और सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से 23 सेंटीमीटर छोटा है। तो सबसे छोटा टुकड़ा की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, जो टोटल लंबाई अगर बात करें थोरी का, तो वो 40 सेंटीमीटर है। ये 3 भाग ए मान लेते हैं बी, और ये सी 3 भाग में तोड़ा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो सबसे लंबा टुकड़ा है वो मध्य वाले आकार के टुकड़े का 3 गुना है। तो ये मध्य वाला आकार अगर x है तो सबसे लंबा मानते हैं a है, तो ये 3x हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है सवाल में कि सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से 23 सेंटीमीटर छोटा है। तो सबसे छोटा अगर c है तो सबसे लंबा जो कि 3x है, इससे 23 छोटा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे सेट कर ली है। अब जब तीनों को ऐड करेंगे, तीनों यही ये 40 सेंटीमीटर का जो थोरी है, इसी को काटा है 3 भाग में। तो तीनों को ऐड करने से 3x 4x और 3 7x -23, और ये किसके बराबर है? 40 के बराबर है। ये 23 इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 40 20 60 और 3 63 हो जाएगा। और यहाँ पे 7x 7 9 63, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पे पूछा है सबसे छोटा तो यही है सी। तो 9 सत्ती 63, 9 तिया 27 में से 23 चला जाएगा, तो 4। तो आंसर सी 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 3 नल ए बी सी एक साथ टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। नल ए अकेले इस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। टंकी को भरने के लिए 3 नल एक साथ खोल दिया जाता है, तो कुछ घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है और टंकी भरने में 8 घंटा लगता है। बंद करने के बाद भरने में 8 घंटा लगता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए को कितने समय के बाद बंद किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ए बी सी अगर साथ में भर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ में भरता है तो इसे 6 घंटे लगते हैं। जहाँ पे अगर ए अकेले अगर भर रहा है तो 12 घंटे। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 12 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 एकम 6 6 दूनी 12, मतलब ए बी सी, सॉरी ये 2 और यहाँ पे 1। तो ए बी सी जो तीनों है मिल करके 2 के एफिशिएंसी से भर रहा है, और ए अकेले 1 एफिशिएंसी से भर रहा है। तो कहीं ना कहीं ए का स्पीड है, और बी प्लस सी की स्पीड की बात करें तो ये दोनों मिला करके 1 का स्पीड है। यहाँ पे बोला है कि 8 घंटे लगते हैं। कब? जब ए को बंद कर दिया जाता है। ए को अगर बंद कर देते हैं तो 20 जो और सी है, ये 1 के स्पीड से 8 घंटे में 8 पानी भरेगा। टोटल पानी कितना है? 12। तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये 4 काम ऐसा है, ये 4 पानी ऐसा है जो तीनों ने मिल के भरा होगा, और तीनों का जो स्पीड है वो कितना है? 2 है। तो 2 दूनी 4, मतलब ये जो 2 घंटा है, ये 2 घंटा ए और बी और सी तीनों ने मिल के काम किया है। तो 2 घंटा के बाद ही बंद किया होगा ए को। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि 9 अंक की संख्या, ये नंबर दिया हुआ है, 72 से विभाजित है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो नंबर है 7 8 9 x 6 3 7 8 और y। तो हम सबसे पहले ये जो नंबर दिया है, ये नंबर को तोड़ लेंगे। तो नंबर को 9 और 8 में तोड़ लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा? पता चलेगा कि संख्या है कौन। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है ये 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 8 9 72, ये 72 कटने के बाद 6 रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि छोटा से छोटा संख्या रखना है, कि y की जगह पे क्या रखें कि मतलब 8 से पूरा डिवाइस हो जाए। तो 0 रखते हैं, तो
अच्छा, 48 38 64 9 72 64 है ना। 64 होता है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे y की जगह अगर 4 रखेंगे तो ये पूरा 8 से कट जाएगा, तो y के जगह पे पता चलेगा कि 4 रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं x के जगह पे क्या रखना है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे कि 9 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि सभी को जोड़ने के बाद 9 से पूरा तरीका से कट जाना चाहिए। तो आप इसमें क्या कीजिए, देखिए जहाँ पे 9 मिलता है ना, जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर खोजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 9 खत्म, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 36 आ रहा है, 37 है, कितना है, अगर मान लीजिए कि 37 आता है, अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में 36, रिमाइंडर 1 बच रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, रिमाइंडर खोजना। तो ये 9 खत्म हो गया, ये 6 3 9 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 में 18 खत्म, एक बचा, ये तीनों का रिमाइंडर एक बचा, और नंबर यहाँ पे 7 8 15 और एक 16, तो 16 16 16 यहाँ पे है, 9 का टेबल में कितना 18, मतलब 16 है। अब इसमें से क्या करना है कि और क्या जोड़ दें, रिमाइंडर तो 16 है, और इसमें क्या ऐड करें कि ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसमें अगर 2 जोड़ देते, ये x के जगह पे 2 रख देते हैं, तो 16 2 18 हो जाएगा, और ये 9 से पूरा कट जाएगा, है ना। तो x के जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब यहाँ से पूछा x और y का मल्टीप्लाई, और x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष में 10 लाख रुपए पर 10% ब्याज के दर से अर्जित ब्याज ब्याज में अंतर ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए, अगर वार्षिक रूप से ब्याज की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ष में तो 10% लगेगा, लेकिन अर्धवार्षिक है तो मतलब 5%। 5% यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो 5% का क्या हो जाएगा, 5 × 5, ये पहले 6 महीना में 5% और दूसरे 6 महीना में 5%, तो प्लस प्लस मिलकर के प्लस बनेगा 5 × 5, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा यहाँ पे, और बचे 25, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 25। तो यहाँ पे एक साल में 10 बढ़ रहा है, यहाँ 10.25, अंतर की बात करें 0.25 का आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये यूनिट डिजिट से हम कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में 25 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक है, और एक को कोई भी नंबर से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन कितना, 2 जीरो रहेगा या फिर 1 जीरो रहेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं पे करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, और परसेंटेज का 2 जीरो मतलब 4 जीरो, ये 4 जीरो को यहाँ से आपको हटा देना है, 4 जीरो को हटाते तो बच रहा है कितना, 2 जीरो, ये 2 जीरो और 25, मतलब 2500, जो कि ऑप्शन डी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक लेख का बाजार मूल्य, तो एक वस्तु है जिसका बाजार का मूल्य कितना है, 2720 रुपये। यदि एक दुकानदार 25% के छूट देने के बाद 15% हानि पर बेचता है, 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, 15% का हानि हो रहा है, तो लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखते हैं, ये 2720, ये इसका क्या है, मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस इतना दिया हुआ है, अब 25% डिस्काउंट पर बेच रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 2720 का 75%, क्योंकि 25% डिस्काउंट दे दिए, 75% में ही बेचे। परसेंटेज को चेंज करेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से करते हैं, 4 छक 24, 4 8 32, 0 3 से करेंगे तो 0, 8 तिया 24 का 4, 6 तिया 18, 2 20, ये जो 2040 रुपये आ गया, ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या है, इतना में बेचने के बाद भी क्या हो रहा है, 15% का हानि हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं यहाँ से, तो 24 4 जीरो है जो है, 20 4 जीरो, इसका निकालते हैं 100%, है ना। और ये क्या है, मेरा 15% का हानि हो रहा है, मतलब ये 85% का वैल्यू है। काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 आठी 40। अब इसको काट देते हैं, 0 8, 17 एकम 17,
3 34। शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है ना। इसको देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। तो एमपी इतना है, इसका सेलिंग प्राइस 2700 का 75%। तो 3 4 4 छक 24, 4 8 32, 0 8 3 24, 6 3 18, 2 20 का कितना 85%, 100%। 5 एकम 5 5 सती 35, 5 चौका सॉरी यहाँ पे 5 चौका 20 होगा, ठीक है। और यहाँ पे पने 8 40, 17 है ना। तो 17 से करेंगे यहाँ पे 408। तो 17 दूनी 34, बचा यहाँ 6 8, 17 चौका 68, कितना आ गया 24 24, और ये 20, तो 2400 ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन 196 पाई सेंटीमीटर है। इस शंकु की लंबवत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आयतन है वॉल्यूम वो 196 पाई दिया हुआ है, और रेडियस की बात करें तो ये 7 सेंटीमीटर है। क्या पूछा गया है? आयतन, हाइट पूछा गया है। तो ये आयतन से पहले हम निकल जाएगा हाइट। क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 196 पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल, आर की जगह पे क्या दिया हुआ है 7 इंटू 7, स्क्वायर है तो डबल करेंगे। तो 7 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 चौक 28, 4 आ गया। ये 3 है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ये मेरा क्या निकल के आ गया? हाइट। हाइट ही पूछा गया था, ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब के दर से 200 बल्ब खरीदे। उनमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने शेष बल्ब को 12 रुपये प्रति बल्ब के दर से बेच दिए। तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो टोटल यहाँ पे देखते हैं, ये 10 रुपये प्रति बल्ब के दर से 200 बल्ब खरीदे, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये टोटल 2000 रुपये इसका सीपी है। अब क्या है, इसमें से 5 बल्ब खराब हो गए। तो 5 बल्ब खराब हो गए, तो अभी भी इसके पास 195 बल्ब बचा हुआ है, और ये इसे 12 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से बेच रहा है ना, सेल कर रहा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 195 को 12 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, 3 5 9 और 1, तो ये आ जाएगा 0 4 3 और 2। मतलब ओवरऑल देखें तो ये 2000 रुपया का बल्ब खरीदा था और 2340 में बेच रहा है, तो 340 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में हो रहा है? तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस वो सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, जो कि 2000 है। परसेंटेज में पूछा गया है, प्रतिशत में लाभ हानि बताना है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 और 7 17% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन सी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है और वह 600 मतों से हार जाता है। तब लड़े गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे टोटल 100% पे वोटिंग हुआ है, जिसमें से एक उम्मीदवार अगर 40% वोट प्राप्त किया है तो दूसरा जो उम्मीदवार है वो 60% लाया होगा, लेकिन ये हारा कितना है 600 मतों से। और यहाँ पे देखते हैं कि ये 20% वोट से हार चुका है, और यही 20% का वैल्यू दे रखा है कितना 600। हमसे पूछा गया ये 100% का वैल्यू, तो ये जो 600 है ये 20% का वैल्यू है,
मुझे 100% चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 20 पचे 100, 6 पचे 30 और ये 2 0, तो टोटल वोट कितना है? 3000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चट्टान की चोटी से चट्टान से 25 मीटर की दूरी पर धरातल पर स्थित किसी वस्तु के अवनमन कोण 45 है डिग्री है, तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें। एक चट्टान ऐसे है, चट्टान से ये त्रिभुज टाइप का है ना, बोल रहा है कि ये जो चट्टान से चोटी से 25 मीटर दूर है, यहाँ से कितना दूर है? अवनमन कोण से कितना है? यहाँ से 25 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे दिया है ना। अब बोल रहा है कि वस्तु का अवनमन, अवनमन कोण क्या होता है कि इसके ऊपर में जो कोण बन रहा है, ये इसे बोलते हैं अवनमन कोण, जो कि 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है कि टोटल एक कोण अगर 45 है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि अगर यहाँ पे बन रही है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर 45 है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 45। और यहाँ पे आपको पता होगा त्रिभुज का नियम, 45 के सामने 1 होता है। अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। एक त्रिभुज टोटल 180 होता है, इधर 45 है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है तो ये भी 45, और 45 डिग्री के सामने जो बनता है वो 1 बनता है, और इधर भी 45 बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा? 1, और ये जो कर्ण है ये √2 बनता है 45 डिग्री के सामने में। तो यहाँ पे पूछा चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये मेरा चट्टान है, एक का वैल्यू दे रखा है कितना? 25। ये चट्टान की ऊंचाई भी एक है, तो इसका भी आंसर 25 मीटर ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जब वह 5 दिन कार्य कर लेता है तब क्यों उसके साथ जुड़ जाता है? यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में पूरा करता है तो क्यों अकेले उस काम का जो 66.2/3% कितने दिन में समाप्त करेगा? अब यहाँ पे देखिए जो टोटल वर्क है, पी किसी काम को 18 दिन में करता है, कितना दिन में करता है? 18 दिन में ही करता है, तो टोटल काम 18 को ही मान के चलेंगे। तो पी जो है 5 दिन तक कार्य करता है। अब मान लीजिए कि एक दिन में एक काम कर रहा है पी, तो टोटल काम पी 5 दिन में कर रहा है, तो पी का स्पीड 5 होता है। मान लेते हैं कि एक के स्पीड से पी, अगर एक के स्पीड, पी का अगर स्पीड अगर मान ले एक है, कितना? एक, तो ये 5 काम 5 दिन में करेगा। अगर 5 काम हो गया है तो बचा कितना? 13 काम, और ये 13 काम कौन कर रहा है? तो दोनों मिल करके, पी और क्यू दोनों मिल करके करेगा। कितना के स्पीड से? 13 की स्पीड से, है ना, 13/5 के स्पीड से, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 13 एकम 13, और यहाँ पे ये कट जाएगा, है ना, कितना आ गया? 5 आ गया, है ना, जो कि पी और क्यू मिल करके। यहाँ पे देखिए पी का जो स्पीड है वो 1 है, अगर पी और क्यू दोनों का स्पीड अगर 5 है, तो पी का स्पीड 1 है, तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो शेष काम क्यू अकेले कार्य का 66.2/3 कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क हम कितना है यहाँ पे? टोटल वर्क 18 है, तो 18 का 66.2/3, अगर 66.2/3 को सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6×3 = 18, 2 20 का 0, हाथ में 2, 6×3 = 18 और 2 20, 200/300, ये कट के 2/3 बचेगा। तो 18 का 2/3 कौन करेगा ये काम को? तो क्यों करेगा, जो कि क्यों का स्पीड कितना है? 4 है, ये 4 की स्पीड से करेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3×6 = 18, 6×2 = 12, 4×3 = 12, तो कितना दिन लगेगा? टोटल 3 डे लगने वाला है। बस सिंपल सा सवाल था ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? तो पहली 5 संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या जो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 और 1 11। मध्य क्या होता है? बीच का जो नंबर होता है उसे मध्य बोलते हैं।
तो 5 है, तो ये इधर से 2 और इधर से 2, ये 5 जो है ये इसका आंसर जो कि ऑप्शन बी में है। अगर यहाँ पे 5 के जगह पे 6 रहता कि 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो यहाँ 11 के बाद 13 हो जाता है। जब भी सम नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे सम नंबर है तो 3 इधर से, 3 डिजिट इधर से, सॉरी 6 है तो 2 डिजिट इधर से और 2 डिजिट इधर से छोड़ देने के बाद बीच का जो 2 नंबर है वो उठाना है और उसको क्या करना है, ऐड करके, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये माध्यक निकल जाएगा। तो 7 5 12 बटा 2 6 आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 5 ही नंबर पूछा है, इसीलिए ये बीच का नंबर 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी दिए गए आंकड़ों का बहुलक 24.6 और उसका मध्य 20.1 है, तो जो सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन बन जाएगा। उनसे पूछा क्या गया है, चलिए जो जो डाटा दिया हुआ है इस पे बिठाते हैं। तो बहुलक दिया हुआ है कितना, 24.6, 24.6 और मध्यक 3 इंटू मध्यक कितना है, मध्यक ही तो पूछा गया है, मान लेते हैं मध्यक को x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 2 इंटू मध्य दिया हुआ है 20.1, 20.1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24.6 बराबर 3x माइनस 20 दूनी 40.2। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इसको कर देते हैं 40.2, 6 2 8 4 और 4 2 6 और ये 3 जो कि यहाँ पे डिवाइड में है, हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 छक 18, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे 21.6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्ण से 20% अधिक अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कितना है, मतलब पासिंग मार्क्स पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का जो पासिंग है दोनों को पास करवाते हैं। यहाँ पे पहले एक राजीव है और एक इधर पे एक और है, एक बी मान लेते हैं ना, जो भी है। ये राजीव परीक्षा में 20% कितना अंक लाया है, 20% अंक लाया है और 25 अंक से फेल हो गया। तो फेल हो गया, पास होने के लिए इसको क्या चाहिए, 25 अंक चाहिए, तो इसको 25 अंक दे देते। दोनों को पहले क्या करेंगे, सिमिलियर इक्वल करेंगे। और जो दूसरा ये जो बी है वो 50% अंक लाया है, कितना लाया है, 50%। और ये है जो पास होने से 20 अंक अधिक लाया है, तो पास से 20 मार्क्स अधिक लाया है, इसको भी सिर्फ पास ही करना है। तो क्या करेंगे, 20% अंक इसमें घटा देंगे। अब दोनों बराबर हो गया, परसेंटेज को एक साइड कर लेते हैं, ये 20% है, ये 50% है, इधर आएगा तो बन जाएगा ये 30%। यहाँ पे 25% प्लस में है और ये 20% माइनस, इसको इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 20 और 25 45 हो जाएगा, है ना। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45/30, 45/30 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, 3/2 क्या है, पासिंग मार्क्स है। तो यहाँ पे पूछा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 20% अंक लाया है और 25 अंक से फेल हो गया, ठीक है। और ये 50% अंक लाया है और उतने से 20 अंक अधिक लाया है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 20 इधर तो 30 आ जाएगा और इधर 20 आकर के 45 हो जाएगा, तो 1% इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 3/2 मतलब 1.5 और पास होने के लिए इसको 25 मार्क्स और चाहिए। तो ये पास होने के लिए ये जो 1% का वैल्यू हो गया कितना, 3/2, 3/2 1% का वैल्यू हो गया। हमको 100% का वैल्यू निकाल लेना है, तो हो जाएगा 2, 50 बार में 50 दिया
150, मतलब जो टोटल नंबर है वो कितना है, 150 नंबर का है। अब पास होने के लिए कितना चाहिए, अब ये डाटा इसमें या फिर इसमें किसी एक में भी बिठाइए तो वो आंसर आ जाएगा। पहले इसी में बिठा देते हैं, तो 20%, तो 150 का 20% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 हो गया। और यहाँ पे ये 25 मार्क्स और उसमें ऐड करना है, क्योंकि ये 25 मार्क्स से फेल हुआ था। तो 30 20 50 और 5 55, 55 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक बेलनाकार वस्तु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर एच होता है, और आयतन की बात करें बेलन की, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यही दोनों का वैल्यू दिया रखा है यहाँ पे 88 और 132। हमसे क्या पूछा है, वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए, ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले ये डाटा दिया हुआ है, इससे हम लोग को पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या कैसे निकलेगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये आर से, यहाँ 2 ठो आर है तो यहाँ पे 1 ठो आर बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचा और इधर क्या बच गया, एक आर। इसको फ्रेज से लिख देते हैं ना। अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। आर का वैल्यू आने के बाद किसी एक में डाटा बिठाने के बाद फिर हाइट निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम और ये 4 बार में, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 तिया 12, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब दोनों में से किसी एक में भी बिठा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर में ही बिठा देते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर का जगह में क्या रखेंगे, आर की जगह में 3, जो कि अभी आया है। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एच। 2 पाई आर एच बराबर क्या दिख रखा था पहले से, 88। बस इसको सॉल्व करना है। 22 दूनी 44 दूनी 88, 2 बार में ये एच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 दूनी 14, और ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 14/3 ये इसका हाइट हो जाएगा। 3 तिया 9, 2 11, 4 तिया 12, 13 14, जो कि ऑप्शन बी में है। पूर्णांक में दिया है, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4/3/2, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए और बी से 30% अधिक है। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है, बी ने सी से 40% कम निवेश किया है, जिसने 8,000 रुपये निवेश किया है। तो इन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत ज्ञात करें। अब देखिए, जिसने, जिसने मतलब ये बी ने या सी ने, देखिए जिसने बोले, जो बोले, तो इससे क्या होता है, ये सी नजदीक के लिए होता है। सी, सी ने कितना निवेश किया है, 8,000 रुपया। सी का जो निवेश है वो 8,000 रुपया है। तो यहाँ पे अब यहाँ से सी का निवेश दिया हुआ है, तो यहाँ से बी का निवेश निकाल लेंगे, फिर यहाँ से बी का निवेश से ए का निवेश निकाल लेंगे। तो सी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी ने सी से 40% कम, तो 40% कम, तो बी का निकालेंगे। तो बी का निकालने के लिए जो सी का निवेश है उससे 40% कम, मतलब बी ने 60%, इसका 60% निवेश किया है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छक 48, 8 छक 48, और ये 2 जीरो, मतलब बी ने 4800 रुपये निवेश किया है। और सी का जो निवेश है, सॉरी ए का जो निवेश है वो कितना है, तो यहाँ ए का जो निवेश है वो बी के निवेश से 30% अधिक है। तो जो बी का निवेश है 4800, और उसे कितना 30% अधिक है, मतलब 130 है, और ये वैल्यू कितना है 100% का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 48 को 13 से गुना करेंगे, तो 48 गुना 13, 8 तिया 24 का 4, हाथ में 1, 8, 4 तिया 12, और 8 20, 2 22 का 2, हाथ में 2, 4 और 2 6। तो जो ए का निवेश है वो कितना हो जाएगा, 624 और 1 0। अब यहाँ पे देखते हैं, तीनों का क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सबको, और 3 है तो 3 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। तो 0 0 0 0 0
और यहाँ 0 और यहाँ 4, 0 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 8 4 12 और 6 18 और 1 19। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 छक 18, 3 तिया 9, 63 आ गया ना। देखिए यूनिट डिजिट से भी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 मीटर स्क्वायर है। पार्क की चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्ताकार पार्क है और इसके बाहर में क्या है, एक रास्ता बनाया गया, और ये जो रास्ते की चौड़ाई है वो 3.5 दे रखा है। अब हम क्या करना पड़ेगा, ये जो वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो बाहर वाला जो वृत्त बन रहा है, ये बाहर का वृत्त बन रहा है, ये बाहर का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वाला वृत्त जिसका क्षेत्रफल 12,474 दिया हुआ है उसको घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन आप जितना कीजिएगा आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस 20-25 जितना भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक दो क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, रेडियस चाहिए। रेडियस, ये छोटा वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल से रेडियस निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर हमको चाहिए, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। ये छोटा वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका रेडियस हमको पता करना है। 12 4 7 4, तो इसको कट करते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 2 से 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14। अब यहाँ पे देखिए ये 7 इधर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 6 7 इंटू 7। अब ये 7 को ऐसा तोड़िए कि मतलब ये स्क्वायर में है, ऐसा तोड़िए कि मतलब ये टूट ही जाएगा। तो इसको तोड़ते हैं 7 का टेबल से, है ना, 7 का टेबल से जोड़ते हैं, तो 7 8 56 और 7 एकम 7, 7 81 में टूट गया, और इधर से 7 दिया हुआ, तो यहाँ से आर निकल जाएगा। आर क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सती सती उन, ये 2 7 का एक 7 निकल जाएगा, और 81 का 9, तो आर इक्वल टू 63 निकल गया, है ना। ये छोटा आर का वैल्यू 63 आ गया। अब यहाँ से पूछा गया है कि जो पहले यहाँ से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बड़ा जो आर है, बड़ा आर, बड़ा आर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटा आर का त्रिज्या है उसमें जो रास्ते का क्षेत्र, रास्ते का जो चौड़ाई है उसको ऐड कर देंगे। तो 63 में से 3.5 को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 66.5। ये जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, और आर के जगह पे यहाँ पे अभी पॉइंट को हटा देते हैं ना, डायरेक्ट रखते 66.5 इंटू 66.5, 2 अंक के बाद में फिर 0 दे देंगे, तो 7 से इसको कट करते हैं, 7 8 7 9 63, 7 5 35, ये कट गया। अब यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट से काम करने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक आप इसका एरिया नहीं निकालते, एरिया निकालने के बाद फिर आपको ये एरिया जो छोटा वाला वृत्त है उसका एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले 22 और 95 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 95 और 22, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 10 28, और 1 29 का 9, हाथ में 9 दूनी 18 और 2 20, कितना आ गया 209, और ये 0, अभी 0 को रहने देते हैं ना। यहाँ 665 को 209 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पचे 45 का 5, कैरी 4, 9 छक 54 और 5 59 5, 9 छक 54, 9 छक 54, यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। तो 9 छक 54 59, और ये 0 के लिए एक 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1, 13 का 3, 6 दूनी 12 और 1
13, इसको ऐड करेंगे 5 8 9 8 3 1। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देना है। तो कितना आ गया, 13,898, 13,898.5। उसमें से क्या करना, 12,474.5 को माइनस कर देना है, सॉरी इतना को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 सब में सिमिलियर है, 8 में से 4 गया तो 4, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, यहाँ पे मैंने धीरे धीरे किया कि आपको समझ में आए। अब कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रमेश 36 रुपये प्रति किलो प्याज बेच रहा है, जिसकी लागत मूल्य 40 रुपये है, लेकिन वह 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम देता है। तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। जो रमेश भाई साहब है, वो कहता है कि 36 रुपये प्रति किलो के प्याज बेच रहे हैं और हम 40 रुपये खरीद के लाए, लेकिन वो 36 रुपये में 1 किलो नहीं देता है, 36 रुपये में मात्र 800 ग्राम ही देता है। तो जितना अगर बेच रहा है उतना ही खरीदेगा। अगर 40 रुपये, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस, तो इसका देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ये बोल रहा है कि 40 रुपये में 1 किलो नहीं, 40 रुपये में कितना, 40 रुपये में ये खरीद रहा है 1 किलो, 1000 ग्राम खरीद रहा है 40 रुपये में। तो 800 का जो सीपी है वो क्या हो जाएगा, तो इसका निकाल लेते हैं 800 का सीपी। तो ये 800 चाहिए, ये 1000 का वैल्यू दिया हुआ है 40 रुपये प्रति किलो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 चौक 32। मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है, 800 ग्राम खरीदने में इसे 32 रुपये का कॉस्ट पड़ता है, और ये 800 ग्राम बेचता है कितना में, 36 रुपये में। तो 4 रुपये का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही। और कॉस्ट प्राइस ही मेरा क्या निकल के आया, 32। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से 4 8 32, 8/100 का मतलब क्या हो गया, 12.5, जो कि ऑप्शन डी में है। 12.12.5% का इसको लाभ हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1 है। पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1/पी प्लस 1/क्यू प्लस 1/आर करेंगे तो 1 आएगा। तो पी का क्यूब करेंगे, क्यू का क्यूब करेंगे और आर का भी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि पी क्यू आर को जोड़ने से अगर 1 आ रहा है, गुना करने के बाद भी 1 आ रहा है, बट्टा करने के बाद भी 1 आ रहा है, तो क्यूब करें कुछ भी करें तो वो 1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लेंदी बन जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा ऐसे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, जबकि बी 6 घंटे के बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। तो बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या है, ये चोर वाला जो केस आता है, क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। अगर ए जो है ये 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो 6 घंटा के बाद ये कितना, 6 घंटा तक चलता है, 6 घंटा के बाद बी चलना शुरू करता है। तो ये क्या है, ए जो है चलना शुरू किया है 15 के स्पीड से, और 6 घंटा में ही 90 किलोमीटर चल चुका है, 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब यहाँ से क्या होता है, बी चलना शुरू करता है। ये क्या होता है, जब हम लोग ट्रेन में पढ़े हैं कि जब दोनों सिमिलियर एक ही डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो बी का जो स्पीड है वो 25 है, और ए का स्पीड कितना है, 15 है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब 10 के स्पीड से 90 किलोमीटर और उसको डिस्टेंस तय करने में कितना, 9 घंटा लगेगा, है ना, जो स्पीड आएगा। और जितना दूरी पहले जो ए चल चुका होगा, क्योंकि अब जो दोनों चलेगा वो स्पीड धीरे धीरे ए का कम होते जाएगा और बी का बढ़ते जाएगा, और 9 घंटा के बाद
90 को ये जो दोनों का स्पीड का डिफरेंस है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा। ये आ गया आवर की 9 घंटा के बाद वो उसे पकड़ लेगा या फिर उसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दो वस्तु वस्तु प्रति 10,000 रुपये की दर से बेची गई है। एक पर 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 13% का हानि हो रहा है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें से क्या है ना कि आप इसमें याद रखिएगा, जब भी सिमिलियर प्राइस, दोनों प्राइस में इस तरह से बेचा जाता है तो यहाँ पे हानि ही होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये दोनों परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज का जो अंतर है एक्स और वाई, ये दोनों का अंतर निकाल, या फिर आप इस डायरेक्ट ऐसा निकालिए कि दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एक्स और वाई, मान लेते हैं कि पहला परसेंटेज एक्स है और दूसरा परसेंटेज वाई है, दोनों को क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे, माइनस जो डिफरेंट आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। पहला परसेंटेज दूसरा परसेंटेज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का जो डिफरेंट होगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद दोनों का डिफरेंट